नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चले राधे। हाँ जी, चलिएगा। तो आपके सिलेबस का थोड़ा सा डरावना चैप्टर है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जिससे आप हमेशा भागते रहते हैं। ठीक है जी। नॉर्मली हम जानते हैं कि हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसमें तीन तरह की चीज़ें आती हैं। इसमें मैथ्स भी आता है, साइंस आता है और पॉलिटिक्स। मैथ, साइंस, पॉलिटिक्स, इन तीनों से मिलकर बना है आपका आईडीटी। लेकिन ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, भाई साहब, इसका तो एटीट्यूड ही अलग है। वैसे देखा जाए तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपकी 800 पेजेस की किताब बनती है, पर सी इंस्टीट्यूट ने कहा कि भाई आपके लिए 5 ही नंबर का है ये, तो अकॉर्डिंगली इसकी वेटेज लिमिटेड रखी हुई है कि चलो बच्चों को सुंघा देना कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जन्म कहाँ से हुआ? जो ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, वो अलग अलग लेवल पर होता है। इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, एक होता है आपका इंटरनेशनल। जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके रेगुलेशन के लिए कि किस तरह से इंपोर्ट किया जाना है, किस तरह से एक्सपोर्ट किया जाना है, और इससे भी बढ़कर कि जो ऑब्जेक्टिव है हमारे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कि एक्सपोर्ट को हमें बूस्ट करना है और इंपोर्ट को हमें डिस्करेज करना है। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इनके अचीवमेंट के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जन्म होता है। इसे तैयार कौन करता है? देखिए, एक तरफ होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एक तरफ होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसमें कारोबार, बिजनेस संबंधित तमाम प्रकार के डिसीजन मेकिंग की जाती है, और बिजनेस से जो भी रेवेन्यू कलेक्शन है, लेवी है, वो सारा काम, जो मनी वाला काम है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पे करके चल रही है। ऐसे मान के चलिए कि अगर एक मूवी है तो मूवी में जो डायरेक्टर है वो तो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और जो एक्टर है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ में एक एक्ट आता है फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 करके। उसी फॉरेन ट्रेड एक्ट की एक प्रोडक्ट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नाम से ही पता लगता है विदेश व्यापार नीति। पहले इसका नाम हुआ करता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी भी बोल देते थे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी मतलब एग्जिम पॉलिसी। लेकिन लेटर ऑन इसका नाम बदला गया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कर दिया गया। इसको कौन बनाता है? इसको फ्रेम करने की जो पावर दी गई है वो है एक आईएएस अधिकारी को। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बड़े बड़े काम होते हैं वो सब आईएएस अधिकारी के हाथों से ही किए जाते हैं। जितने भी आपके ये मिनिस्ट्रीज बनी हुई हैं, मंत्रालय बने हुए हैं, उनमें सेक्रेटरी का एक पोस्ट होती है, उस पर आईएएस अधिकारी बैठता है। जो मंत्री जी होते हैं वो तो उसका एक चेहरा होते हैं। असल में जो वर्क होता है वो एक आईएएस अधिकारी के द्वारा किया जाता है, और मंत्री जी उसे ऐसे आके यहाँ पर बोल देते हैं, बता देते हैं कि भाई ये हमारी पॉलिसीज है, इस तरीके से है। तो डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड कहा जाता है, डीजीएफटी कहा जाता है उस आईएएस अधिकारी को, जो कि इसे सारा कुछ फ्रेम करके चलता है, एग्जीक्यूट करता है, कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है। उसके जन्मदाता ये हैं। एवरी 5 ईयर में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को रिप्लेस कर दिया जाता है, और एवरी ईयर फाइनेंशियल ईयर के शुरू में इसको अपडेट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे हर दिवाली घर में एक गहन सफाई की जाती है, इन डेप्थ सफाई की जाती है। सफाई तो रोज डेली भी होती है, बट दिवाली के टाइम पर थोड़ी ज़्यादा अच्छे से की जाती है, और 5 साल बाद तो पूरा पेंट शेंट सारा कुछ ही चेंज कर दिया जाता है। नहीं, घर में ऐसे ही होता है, तो यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है कि अमेंडमेंट्स, चेंजेस डेली बेसिस पर भी आ रहे हैं, लेकिन एवरी ईयर अच्छे खासे चेंज आते हैं, और 5 साल में तो पॉलिसी ही रिप्लेस हो जाती है। ऐसी वाली बात यहाँ पर कही जाती है। तो यहाँ पर मैंने बातों को रखा है कि किस प्रकार से ये काम करती है। अच्छा, इसकी देख हो सकते हैं आप यहाँ पे, ये जितनी बात मैंने बोली है सब लिखी मिलेंगी आपको। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो गई, यहाँ पर आकर ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गई। इनके अपने अपने एक्ट्स और डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, इनके अपने अपने एक्ट्स और डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, आपस में कोरिलेट हैं। ये डायरेक्टर हैं और ये यहाँ पर एक्टर हैं, तब जाके बात बनती है। 1 और 11 है जैसी बातें हो जाती हैं। ये कस्टम एक्ट वगैरह के अंदर ढेरों प्रोविजंस आप देखते हैं, तो ये सोच किन की है? ये सोच है उनके जो कारोबार बढ़ाने में लगे हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। उसके बाद
यहाँ पर आते हैं कि भाई इसके कर्ता धर्ता जो भी हैं वो आपके डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड हैं, जो कि आईएएस अधिकारी हैं, और यहाँ पर उनका रोल बता रखा है कि किस प्रकार से फॉर्मुलेट करना, इम्प्लीमेंट करना, सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना, है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोवाइड, कोड प्रोवाइड कराना एंड सो ऑन। ढेर सारे काम आपके यहीं पर किए जाते हैं। ठीक, अब आगे जो इसकी पूरी रूपरेखा है, जो पिक्चराइजेशन है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, वो मुझे कुछ इस तरह से समझ में आती है। कैसे भला? जहाँ जहाँ मेरा पेन घूमे वहाँ वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। यहाँ पर ये आपका इंडिया हो जाता है। ठीक साहब, अब इंडिया के बाहर हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, तो आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, मतलब वी वांट टू बूस्ट द एक्सपोर्ट, हमें इसको बढ़ाना होता है। और दूसरी साइड में इंडिया के बाहर से जो इंडिया में आ रहा है उसको नीचे की तरफ लाना हमारा उद्देश्य है, वैसे करके बोला जाता है। तो इसको बूस्ट करने के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं वो यहां पर बताए गए हैं, और इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो यहां पर डिस्कस किया गया है। और जो ये इंपोर्ट है और ये जो एक्सपोर्ट है इसको रेगुलेट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है वो सारी बात आपकी यहां पर दे रखी है। ठीक, एंड उसके साथ साथ यहां पर डीम्ड एक्सपोर्ट का भी सिस्टम डाला गया है कि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एक्सपोर्टर लोगों को सप्लाई कर रहे हैं 100% ईओयू है या नॉर्मल एक्सपोर्टर वगैरह हैं, तो यहां पर डीम्ड एक्सपोर्ट जैसा कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि जब आपकी रैंक आएगी या ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स आएंगे तो आपको तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन पीछे जो आपकी फैमिली है उसको भी तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना, उसको भी रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए ना। तो उसी के चक्कर में यहाँ पर ये बोला गया है, डीम्ड एक्सपोर्ट कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। 100% ईओयू वगैरह क्या होती है उसका डिस्कशन यहाँ पर कर दिया। बस इतना सा ही है आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। आइए इसके एक एक एलिमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पर पहले बोला गया है कि भाई इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्योंकि इसका जो मेन और प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है एक्सपोर्ट को बूस्ट करना। अब कैसे कैसे कर सकते हैं? अगर मैं चाहूं कि आपको मैं एक्सरसाइज करवाऊं, एक्सरसाइज अगर आप कर लोगे और मेडिटेशन 10 मिनट का आप कर लोगे ना, तो फिर मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा पढ़ाई कर लो, प्रेजेंटेशन सुधार लो। आप खुद को सुधार लो, बाकी सब सुधर जाएगा। फिर जो करोगे ना, खुद को सुधारने के बाद फिर जो आप करोगे वो सब सुधरा हुआ ही होगा। आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अंदर से इतने मोटिवेट हो जाएंगे, आप खुद ऐसे हो जाएंगे कि आप जिसके संपर्क में आएंगे वो मोटिवेट हो जाए। बस आपको मोटा नहीं होना है, मोटी और वेट, मोटे होकर वेट नहीं बढ़ाना है, आपको उसे लूज करना है। समझ में आ रही बात? ठीक है सर जी। तो अगर मैंने आपको एक्सरसाइज करानी है तो इंडोर या आउटडोर डिपेंड अपॉन योर चॉइस, तो मुझे पहले आपके लिए रास्ता साफ करना पड़ेगा। आपका एक टाइम स्लॉट में से एक समय निकालना पड़ेगा कि भाई देख इस टाइम पर तुम एक्सरसाइज कर सकते हो। आपको कुछ मोटिवेट करना पड़ेगा एक्सरसाइज करवाने के लिए, कुछ एक्सरसाइज पर जाने से पहले कि ये करो और वो करो और ऐसे करो और वैसे करो, और कुछ एक्सरसाइज करके जब लौट के आओगे तब मैं आपको प्रोटीन शेक पिलवाऊंगा वैसे करके। तो इस तरह से सारी बातें आती हैं। तो सारा खेल मोटिवेशन का होता है। बच्चों से भी कोई काम करवाना होता है, छोटे छोटे टारगेट रखे जाते हैं, फिर उनको फुलफिल करवाया जाता है, एंड देन बात आगे बढ़ पाती है। तो सबसे पहले बोल रहे हैं क्लियर द वे, कि रास्ता क्लियर होना चाहिए। तो क्लियर द वे के अंदर बोलते कि भाई क्या क्या मतलब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे इस ट्रैक पर किसी को भेजना है तो पहले रास्ता एकदम साफ होना चाहिए। अगर रास्ते में कांटे हैं, पत्थर हैं, तो शायद कोई जाना नहीं चाहेगा, इसलिए रास्ता पहले साफ हो जाना चाहिए। ठीक है जी, यस सर। तो ई गवर्नेंस, इसका मतलब होता है कि यार जितना भी काम है सारा डिजिटलाइज्ड होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वे में होना चाहिए। चाहे कोई किसी प्रकार की डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग है, जितनी भी एनओसी वगैरह होती हैं सारी की सारी मैसेज के थ्रू हो जाए तो अच्छी बात है, ईमेल के थ्रू हो जाए तो अच्छी बात है। फिजिकल जो कॉन्टैक्ट है उसे रिमूव किया जाना चाहिए, सारा काम ऑनलाइन होना चाहिए, वैसे करके है। मिनिमम डॉक्यूमेंट, बहुत सारे कागज पत्तर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बिल ऑफ लेडिंग हो गया, अगर एक्सपोर्ट की बात करें शिपिंग बिल हो गया, बिल ऑफ लेडिंग हो गया, पैकिंग कम इनवॉइस लिस्ट हो गई। 3 मुख्य डॉक्यूमेंट हैं, ये हो, जरूरत पड़े तो और मांगो, वरना इन्हीं से काम हो जाना चाहिए। सिंगल विंडो फैसिलिटी देंगे भाई आपको हम, आप एक्सपोर्ट तो करो। एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्स, जितने भी बेनिफिट्स होते हैं एक्सपोर्ट करने के ना, वो सारे के सारे बेनिफिट आपको सिंगल विंडो पर अवेलेबल हो जाएंगे। चाहे वो बेनिफिट आपका एक्साइज संबंधी हो,
चाहे वो आपका जीएसटी संबंधी हो और चाहे वो आपके एक्सपोर्ट ड्यूटी संबंधी हो, जो भी आपके बेनिफिट्स हैं, चाहे वो आईटीसी का रिफंड मिल रहा हो, तो ऐसी बात कही गई है। हालांकि जीएसटी के साथ अभी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है, बट स्टिल बात तो कही गई है। आगे बोलते क्विक क्लियरेंस, फटाफट से क्लियरेंस हो जाएगी। ऐसा नहीं कि जब आप एक्सपोर्ट करने के लिए जाओगे तो आपको घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं है। जिम खाली मिलेगी आपको बढ़िया तरीके से, सारी मशीनें फ्री मिलेंगी, आप जौन सी मशीन करना चाहो आप कर सकते हो। तो वैसी वाली बात यहां पर बोल दी गई है। राउंड क्लॉक वर्किंग होगी, जिम 24 आवर खुली रहेगी, आपको कभी भी समय मिलता है ना आप जाइएगा, लेकिन आपको एक्सरसाइज करनी ही होगी। आपको जिम जाने के लिए सारा कुछ ऑनलाइन एडमिशन मिल जाएगा यहां पर आकर, बहुत मिनिमम सी फॉर्मेलिटीज होंगी जिम ज्वाइन करने के लिए। सिंगल विंडो पर, ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग जगहों पर जाना पड़ेगा कि भाई अगर आपको एब्स की एक्सरसाइज करनी है तो अलग जाइए, दूसरी जिम में जाइए, और ये शोल्डर करने हैं, बैक करनी है, चेस्ट करनी है तो अलग, ऐसा नहीं है। वन रूफ के अंदर ही आपको सारी की सारी सुविधाएं वहां पर मिल जाएंगी वैसे करके, ठीक। तो ये बताया कि देखो कितना आसान है एक्सरसाइज करना, पहले वो चीज समझाई यहां पर आकर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोल देते हैं इसे हम लोग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यस सर, ये है अपना ईज कि कितना आसान है। आगे बात करते हैं प्री एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, कि बेटा देखो अगर तुम जिम जाओगे ना, अगर तुम एक्सपोर्ट करोगे ना, तो हम आपको ना ढेरों बेनिफिट पहले से ही देना शुरू कर देंगे। तो गवर्नमेंट ने प्री एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम निकाल रखी है। AAS एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम है कि इफ यू विश टू एक्सपोर्ट द गुड्स, और उसके लिए आपको कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत है, तो आप फ्री ऑफ ड्यूटी उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, बट कमिटमेंट ये दे देना कि हाँ आप एक्सपोर्ट करोगे, तो हम आपको इंपोर्ट के दौरान इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगवाएंगे, ऐसा बोल दिया जाता है। DFIA ये भी उसी पैटर्न पे काम करती है, लेकिन ये है कि AAS उनके लिए जो पहले से ही कारोबार कर रहे हैं, जिन्हें 2 साल का अनुभव होता है, और जो नए लोग हैं उनको ये सूट कर पाती है DFIA, ठीक है जी। आगे है EPCG, तो ये रही दोनों आपके इनपुट के लिए। कैपिटल गुड्स आपको इंपोर्ट करना है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करना चाहते हो पर आपको ये चाहिए, तो आपको ये भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे ना बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। मतलब ऐसे मान के चलिए कि तुम एक्सरसाइज करने जा रहे हो, तुमने कहा हमारे पास तो बढ़िया लोअर टी शर्ट नहीं है सर, मैंने कहा ठीक है मैं आपको लोअर टी शर्ट भी ला के दूंगा। सर हमारे पास तो शूज़ भी नहीं है, क्योंकि जिम में बिना शूज़ के नहीं जाते हैं। आउटडोर करो इंडोर करो ये आपकी चॉइस, आपको जो ठीक लगता हो, जो सूट करता हो, जो कन्वीनियंट हो। अगर आपके घर के बाहर पार्क है, अच्छा पार्क है, आप जा सकते हैं उसके अंदर, समझ में आ गई बात। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको जिम में ही जाना है। जिम पास में अच्छा लगता है आपको, यू मे गो देयर, बट जाओ। ऑब्जेक्टिव इज नॉट कि इंडोर के आउटडोर, कुछ भी करो लेकिन जाओ, घर से बाहर निकलो। हमारे पास जूते नहीं है, वो मैं ला के दूंगा, आप चिंता मत करो। मैं सिंसियरली बता रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं इस पर ना एक कैंपेन शुरू करूँ, बिकॉज मैंने मेरे अंदर जो चेंज देखा है एक्सरसाइज करने के बाद, मैं चाहता हूँ कि यार जो मैंने अनुभव किया है वो मैं आपको भी तो अनुभव कराऊँ। मैं आपकी लाइफ भी टू सम एक्सटेंट अगर मेरे प्रयास से बदलेगी ना, आपकी लाइफ में इतना सा मेरा कंट्रीब्यूशन होगा ना, तो मैं मानूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। आगे है अदर्स, और ऐसे छोटे मोटे बेनिफिट्स मैं आपको ला के दूंगा। हैंड्स ग्लव्स भी ला के दूंगा मैं आपको, है ना, नी कैप ला के दूंगा मैं आपको, यानी कि आपकी सारी तैयारियां करवाऊंगा, फ्री में ला के दूंगा। आप स्टार्ट तो करो कम से कम, ठीक है, पक्का, ठीक है जी। तो बाहर जाने का रास्ता साफ कर दिया मैंने, आपको सारे सामान समून सब ला के दे दिए मैंने, अब आप जाने के लिए तैयार हैं। अब तुम एक्सरसाइज करने के लिए जाओगे और वहां से लौट के आओगे ना, जब अच्छे से एक्सरसाइज करके लौट के आओगे, तो मैं तुम्हारे इस एक्सरसाइज को रिवॉर्ड दूंगा। मैं इसके लिए रिवॉर्ड दूंगा, और इसके लिए अलग अलग स्कीम मैंने बना रखी हैं। रोड टैप, कि जो जिम होकर आएगा उसके लिए अलग रिवॉर्ड है, जो आउटडोर एक्सरसाइज करके आएगा उसकी नहीं, ऐसे नहीं। जैसे गुड्स अगर हम बॉयज़ को बोलते हैं, गर्ल्स को अलग रिवॉर्ड देते हैं, तो वैसे करके। तो जैसे सर्विस इक्विवेलेंट टू फीमेल एंड गुड्स इक्वल टू मेल, तो रोड टैप होती है गुड्स के लिए, यानी कि मेल के लिए, कि आप आओगे तो आपको अलग गिफ्ट मिलेगा, गर्ल्स के लिए अलग गिफ्ट होगा, वैसे करके। तो और ये क्या है, ये स्टेटस रिकॉग्निशन है। और जब आप
एक लेवल को अचीव कर लोगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने मेरी कमर को कम कर दिया, लाइक ये 38 थी, मैं 36 पर इसको ले आया, 35 पर ले आया। अगर ऐसे टारगेट्स आप अचीव करोगे, या आपका वेट 70 केजी है, आप उसे 60 केजी पर ले आते हो, इस प्रकार के जो माइलस्टोन अचीव करोगे, तो मैं आपके शोल्डर्स पर स्टार लगाऊंगा। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार तक मैं आपको लगा के दूंगा। और एक बार आपकी हेल्थ में सुधार आया, आपका दिमाग अपने आप चलने लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपको सच्चाई दिखनी शुरू हो जाएगी। सच्चाई मतलब सर, ये करने के बाद ही समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। जानते तो आप अब भी हो, लेकिन आप सही की तरफ डिसीजन नहीं ले पाते, जानते हुए भी गलत की तरफ ही डिसीजन लेते हो। जैसे मान लीजिए अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत है, तो उसे पता है कि यह गलत रास्ता है सिगरेट पीना, लेकिन वो फिर भी पिए जा रहा है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करोगे, 10 मिनट का मेडिटेशन करोगे, माइंड आपका एकदम क्लियरिटी के साथ देख पाएगा कि यार ये गलत है और ये सही है, और जो गलत है उस रास्ते की तरफ आपका मन ही नहीं करेगा। एक होता है मन कर रहा है और इच्छा को दबा दिया, डिजायर को दबा दिया। डिजायर स्प्रिंग की तरह होती हैं, अगर आपने अपनी इच्छाओं को दबाया है तो दबा के रखो। कब तक दबा के रखोगे? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन। जब ये प्रेशर हटेगा तो जंप मारेगी कैड़ा करके, और वो इच्छा एक साथ अपना विकराल रूप ले जाएंगी। तो आपको वैसे नहीं करना कि अपने डिजायर को दबाना नहीं होता है, ऐसा करना होता है कि कुछ अगर गलत चीज के लिए काम मन कर रहा है तो उस मन को ही खत्म करना, कि वो डिजायर ही पैदा ना हो। उसके लिए जरूरी है आपका मेंटली और फिजिकली फिट रहना। तो जब आप माइलस्टोन अचीव करके आओगे तो यहां पर मैं आपको स्टार होल्डर बनाऊंगा। ऐसे ही जब एक्सपोर्टर लोग अपना ये एक टारगेट अचीव करते हैं एक्सपोर्ट करने में, एक लेवल पर पहुंचते हैं, लाइक 3 मिलियन, 25 मिलियन, 100 मिलियन, तो वहां पर उनको सितारे लगाए जाते हैं। और जिनको सितारे लग जाते हैं, स्टार होल्डर बन जाते हैं, तो समझ सकते हैं आपकी अलग अलग तरह की सुविधाएं, फैसिलिटीज उनको अवेलेबल करवा दी जाती हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, देखो रास्ता भी साफ किया है और ये सारा सामान इकट्ठा किया आपके लिए। जाओ, और जाने के बाद जब आओगे तो मैं आपको यहाँ अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स भी दूंगा। तो अब तो आप जाओगे ना? हाँ सर। इतना सोचने के बाद कोई भी व्यक्ति अंगारों पर चलने के लिए भी तैयार हो जाए कि ठीक है, वो जोश में भर जाएगा कि ठीक है, हम इसे बूस्ट करेंगे एक्सपोर्ट को। लेकिन एक्सपोर्ट को बूस्ट करने से ही फायदा नहीं है। एक्सपोर्ट करने के बाद फॉरेन करेंसी का खजाना तो आपने भर दिया है, बाल्टी में पानी तो भर दिया, लेकिन उसमें अगर छेद हुआ तो धीरे धीरे सारा पानी निकल जाएगा। जो छेद हैं बाल्टी के अंदर, उन छेद को भी आपको प्लग करना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करना है कि जो इंपोर्ट में आपके जो विदेशी खजाना बाहर चला जाता है, जो हमारे पास में है, तो उसको कम करना पड़ेगा। उसे कम कैसे करें? कि बाहर से आने वाले के लिए दीवार लगा दें। दीवार तो लगा नहीं सकते, WTO मारेगा। लेकिन हाँ, अपने इंडिया के अंदर ही इतने शानदार प्रोडक्ट बनाएं, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं, कॉस्ट कटिंग करें, R&D करें, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करके चलें कि हमें विदेशी कार खरीदने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों खरीदें हम ऑडी? अगर हमारे इंडिया के अंदर ऑडी BMW को टक्कर देने वाली गाड़ी बन जाए, उस लेवल की गाड़ी अगर बन जाए, तो क्यों खरीदें? क्यों 80 लाख रुपए खर्च करें? अगर इंडिया में बनेगी, यहां की बनेगी, उसी टेक्नोलॉजी के साथ बनेगी, तो भाई साहब मैं कह रहा हूं 40-45 लाख रुपए गाड़ी बन जाएगी, जो 80 लाख हम खर्च करने पड़ रहे हैं हमें। और कितना बड़ा अमाउंट बाहर चला जाता है साहब। ठीक है जी। तो वैसे करके, तो इन सभी चीजों पे अगर हम काम करेंगे, मेक इन इंडिया को बूस्ट करेंगे, स्टार्टअप्स की तरफ ध्यान देके चलेंगे, तो निश्चित तौर पर हमें यहां पर सफलता मिलेगी। उसके बाद इनका एक और काम होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट करना। मतलब कोई भी जब काम होता है तो उसका अपना एक डिसिप्लिन बनाना बेहद जरूरी होता है। और उसके लिए क्या करना होता है? जैसे फ्री गुड्स कौन कौन से हैं? फ्री का मतलब ये हो गया कि जिन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कौन कौन से हैं बताइए। प्रोहिबिटेड गुड्स कौन से हैं, कौन से आपके कंडीशनली एक्सेस हो सकते हैं और कौन से बिल्कुल ही एक्सेस नहीं हो सकते हैं, है ना। सेकेंड हैंड गुड्स का क्या सीन है, बैगेज का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सैंपल्स के लीज में, बॉन्डेड वेयरहाउस, थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट। तो ये कुछ नियम कानून हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में आपको ध्यान में रखने होंगे। और वो सभी के सभी नियम कानून एक पोथी में रखे हैं। पोथी मतलब आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नाम की एक छोटी सी किताब, उसके अंदर सारे नियम कानून लिखे हुए हैं। उसूल, इंटरनेशनल
जो ट्रेड है उसके उसूल लिखे हुए हैं, नियम कानून उसमें लिखे हुए हैं, वैसे करके बोला जाता है। 100% ईओई का भी कॉन्सेप्ट आएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोसीजर क्या है और बेनिफिट क्या है, वो हम यहां पर देखकर चलेंगे। इज इट ओके? तो ये है बेसिकली हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। आइए नजर डालते हैं इस पे। ये तो मेरा पेज हो गया है। उसके बाद यहां से पहला था अपना बूस्ट एक्सपोर्ट। तो बूस्ट एक्सपोर्ट के अंदर रास्ता हमें क्लियर करना था, वो ई गवर्नेंस हो गया, डी ये हो गया, मतलब लाइक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चलते हुए सिंगल विंडो फैसिलिटी, 24 आवर वर्क होगा, क्विक क्लियरेंस होगी, वैसे करके प्री एक्सपोर्ट इंसेंटिव ये दिए गए, सारे के सारे अलग अलग स्कीम हो गई। ऐसे पोस्ट के भी यहाँ पर बता रखे हैं। वन बाय वन देख कर चलते हैं। तो हम एक्सपोर्ट को बूस्ट करने की बात कर रहे हैं और वहाँ पर प्री एक्सपोर्टिव इंसेंटिव स्कीम के चलते हुए पहली स्कीम है AAS। बताया था अभी मैंने आपको कि if you wish to export the goods and for this purpose you need to import some of the material, then you can import that material without payment of import duty। तो इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज भी आपको पूरी करनी पड़ती हैं। अपना इंटेंट डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड को आपको बताना होता है। dgft.gov.in पर जाइए, वहां जाके बता दीजिए। तो ये रहे अरविंद मिल्स लिमिटेड हैं, ये मैन्युफैक्चरर हैं या मैन्युफैक्चरर लोगों से टाई अप है। जैसे मान लीजिए मैं हूं तो ट्रेडर, लेकिन मेरा टाई अप है, अगर मेरे पास कोई ऑर्डर आता है तो मैं मैन्युफैक्चरर से बनवाता हूं और माल आगे सप्लाई कर देता हूं। तो कोई सा भी व्यक्ति हो तो वो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करेगा कि ठीक है भाई, आप हमें ऑथोराइजेशन दीजिए सो दैट वी कैन इम्पोर्ट द गुड्स ड्यूटी फ्री। तो ये जो ऑथराइजेशन है ये मेरी वैलिड रहती है फॉर 12 मंथ और स्पेसिफाइड पीरियड, जो भी मैंने 2 महीने 4 महीने जो दिया गया हो या 12 महीने, विच एवर इज मोर, उतने पीरियड तक ये आपकी वैलिड रहती है। नंबर 1 आपका ये हो गया। नंबर 2 पर ऑथराइजेशन लेटर मुझे लेने के बाद अब मैं इंपोर्ट करूंगा। जब मैं इंपोर्ट करूंगा तो फ्रंट पर होगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो उस वक्त मुझे ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर जो DGFT आ रहा है वहां से मिले हुए इस लेटर को दिखाना पड़ेगा कि साहब हम लेटर लेकर आए हैं, इसलिए हमारी ड्यूटीज को यहां पर माफ कर दिया जाता है। जो भी आपकी इंपोर्ट की ड्यूटी बनती है उनको यहां पर एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। या IGST और कॉम्पनसेशन सेस स्टिल एग्जेम्प्टेड ऑल्सो। ठीक है जी। तो यहां पर बोलते हैं भैया क्वांटिटी आप कितनी ला सकते हो, कैसे ला सकते हो। तो इसमें एक आता है सियोन। सियोन हो गया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक, तो ये क्या है कि सरकार ने ना लगभग सभी प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशियो बना रखा है कि लाइक अगर एक जेंट शर्ट बनानी है, मेल शर्ट बनानी है, तो उसमें लगभग 2.25 मीटर कपड़ा लगेगा। दिस इज इनपुट आउटपुट रेशियो स्टैंडर्ड तरीके से बना रखे हैं। सो द मटेरियल यू वांट टू इंपोर्ट, अगर उसका ये इनपुट आउटपुट नॉर्म्स दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दे रखा है तो फिर क्या करके चलें। तो जो भी हमारे रीजनल ऑफिस पड़ेगा, जो रीजनल अथॉरिटी होगी DGFT के अंदर ना, जो ऑल इंडिया में अलग अलग रीजनल अथॉरिटीज बनी हुई है, वहां पर जाइएगा, अपनी सारी डिटेल्स दीजिएगा और वहां से एक स्टैंडर्ड रेशियो आप फिक्स कराकर उसके बेसिस पर आप अपना ये ला सकते हैं। बिकॉज आपकी आउटपुट में आपके हाथ में कितना ऑर्डर है, आपको 100 यूनिट अगर एक्सपोर्ट करनी है तो उसके लिए इनपुट आउटपुट नॉर्म्स के मुताबिक ही आपकी जो इनपुट क्वांटिटी है वो यहां पर फिक्स की जाती है, उतना तक ही आप इंपोर्ट कर सकते हैं। 10% तक एक्स्ट्रा भी यहां पर बोल दिया जाता है कि ठीक है थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आप जानते हो जब मम्मा स्वेटर बनाया करती थी आपके लिए तो अक्सर जो वूल थी, जो ऊन थी, वो कम पड़ जाती थी और फिर बाजार में वैसे ही वूल लेने के लिए जाते थे तो हल्का फुल्का शेड में डिफरेंस आ जाता था। तो इसलिए मम्मा क्या करती थी, पहले से एडवांस में ही वूल थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेकर आया करती थी, लेकिन उसमें से बच जाया करती थी। अगर बचती थी तो आपके मोजे बनते थे, टोपी बनती थी। आप देख लेना आज भी आपके पास रखे हुए होंगे वैसे करके। ठीक सर जी। तो यहां पर हमने बात कह दी, एनुअल क्वांटिटी को भी आप इकट्ठा यहां पर इंपोर्ट कर सकते हो। 300% ऑफ FOB वैल्यू इन प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो वैसी वाली बात बोल दी जाती है। और लेकिन एनुअल क्वांटिटी उसी केस में आ सकती है जहां पर पहले से सियोन अवेलेबल है। ओके, और यहां पर आपको एक्सपोर्ट एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम 2 साल का। किसी नए एक्सपोर्टर को ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो ये तो बता दिया कि आप ये इस तरीके से ला सकते हो, इंपोर्ट के तौर तरीके हमने बता दिए, लेकिन हमारे कुछ टारगेट्स भी होंगे। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको जूते ला के दे दूं, आपने कहा जी हम जिम जाएंगे जूते ला के दो, तो जूते ला के दे दिए और एक दिन गए फिर गायब हो गए। नहीं, अगर मैं आपको जूते लाकर दे रहा हूं तो कम से कम आपको 1 महीना तो रेगुलर जाना ही होगा। जिम जाना या आउटडोर गेमिंग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी जा सकता, बट द प्रॉब्लम इज दिस कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। रेगुलर रहना ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है।
ठीक है। तो आपने जूते मुझसे ले लिए, 2 दिन गए, फिर घर पे आके बैठ गए, तो मेरा तो नुकसान हो गया इसमें। ऐसे कैसे कि मैंने जो ड्रीम देखा था आपको लेकर कि मैं आपकी हेल्थ को फिट कराऊंगा, वो तो हुआ ही नहीं। तो भाई मैं मेरे जूते वापस ले लूंगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, या पैसे उनके वापस ले लूंगा, नए जूते के। तो मैं कुछ टारगेट छोटे छोटे रखूंगा आपके सामने कि ठीक है, हमने आपको ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करवा के दिया है, तो आपको भी क्या करना है, आपको कम से कम 15%, 15% का वैल्यू एडिशन देना है। अगर $100 आपने इंपोर्ट में खर्च किया है तो आपको $115 कम से कम हमें यहां पर लौटाना पड़ेगा। और उसके लिए समय सीमा भी बाउंड की गई, 18 मंथ और स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड छोड़ो, 18 मंथ ध्यान रखना। मैक्सिमम 18 मंथ के अंदर अंदर आपको अपना ये टारगेट अचीव करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथराइजेशन। जिस दिन हमने आपको लेटर दिया था उसके 18 मंथ के अंदर अंदर इंपोर्ट करके बनाकर एक्सपोर्ट कर देना, दिस इज द टाइम लिमिट। तो जूते अगर दिए हैं तो टारगेट तो छोटा सा रखूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो द स्कीम इज अंडर एक्चुअल यूजर कंडीशन टिल यू इज नॉट कंप्लीटेड, मतलब आप ही इस्तेमाल करके चलोगे, वो जो है जो मटेरियल वगैरह लेकर आए थे उसे किसी दूसरे को आप नहीं दोगे, ट्रांसफर नहीं करके चलोगे। तो ये तो थी आपकी AAS स्कीम। लेकिन ध्यान दीजिए, ये उनके लिए जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं। जो एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है उनके लिए है DFIA। इसमें जो फ्रेशर हैं बेसिकली, मतलब ये वो थे जो पहले कभी लाइफ में जिम वगैरह गए हैं या आउटडोर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहे हैं, तो इनको थोड़ा आसान है मुझे भेजना कि हाँ ये जा सकते हैं क्योंकि इनको अनुभव है पहले से। लेकिन ये तो बिल्कुल वो हैं जो फ्रेशर हैं, और फ्रेशर को भेजना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। और अब पता नहीं 10 दिन जाएगा, 5 दिन जाएगा। मैं टारगेट भी थोड़ा सा बड़ा रखूंगा इसके लिए, 15% की बजाय मैं टारगेट दूंगा इसको 20% एक्स्ट्रा का, कि अगर आप $100 गंवा कर आए हैं तो आपको $20 जो डॉलर हैं वो कमा कर देने होंगे। अच्छा, जो पहले से एक्सरसाइज करना जानते हैं, गए हुए हैं, उन पे तो मैं इतना ट्रस्ट कर सकता हूं कि अगर मैं पहले जूते ला के दे दिए उसके बाद तुम जिम चले जाना। लेकिन जो आज तक जिम गए ही नहीं, उन पे मुझे डाउट है कि ऐसा ना हो जूते लेकर बैठ जाएं और जाएं ही ना, एक दिन भी ना जाएं तो चक्कर पड़ जाएगा। तो मैंने उनसे कहा एक काम करो, पहले आपके अपने खुद के जो जूते हैं ना उन्हें ही पहनकर 2-4 दिन होके आओ। मैं देखना चाहता हूं कि आप जिम गए भी कि नहीं। फोटो खींचकर मुझे भेजिएगा अगर आप गए हैं, तो जब मुझे लगेगा कि हाँ आप जा सकते हो, जा चुके हो, तब मैं आपको जूते दूंगा। कहने का मतलब ये है कि पहली वाली स्कीम में क्या था कि आपने शुरू में ही इंपोर्ट की परमिशन मिल गई थी, उसके बाद आपने एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, यहां पर क्या, पहले आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, अपना इंटेंट बताना पहले मुझे कि साहब मैं जिम जा रहा हूं, काउंट कर लेना, मैं रिकॉर्ड में लिख लेना। मैं कहा ठीक है, 2-4 दिन जिम जाने के बाद फिर बताओगे साहब मैं जिम होकर आया, अब जूते लाइए। तो वैसे करके यहां पर बात करी जाएगी। तो पहले मैं बता दिया कि भाई ठीक है, ऐसे से हमारा इंटेंट है, DFIA में चाहिए होगा। उसके बाद हम यहां पर एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट चाहे फिजिकल करूं चाहे मैं यहां पर डीम्ड करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर मैं एक्सपोर्ट करूंगा और एक्सपोर्ट हो जाने के बाद फिर मैं यहां पर अप्लाई करके चलूंगा कि जूते दीजिए आप हमें। ठीक है, वैसे करके। तो उसके लिए समय सीमा बताई गई है कि जब विदिन 12 मंथ, 12 महीने के अंदर अंदर मुझे यहां पर इन्फॉर्म करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, और 6 मंथ फ्रॉम द रियलाइजेशन प्रोसीड विच एवर इज लेटर। तो जो जहां पर पूरे हो रहे हैं उसके हिसाब से बात करी जाएगी यहां पर आकर। फिर हम यहां पर 4th पॉइंट पर आकर इसको एक्चुअल में इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट करने पर हमारा जो BCD है सिर्फ वही यहां पर एग्जेम्प्ट किया जाएगा, मतलब बेनिफिट कम दिया है। यानी ऐसे मान के चलो कि यहां पर AAS के अंदर मैं जो बेनिफिट दे रहा था वो ज्यादा ड्यूटीज को माफ कर रहा था, ज्यादा बेनिफिट था। जैसे मान के चलिए एडिडास का जो एक अल्ट्रा बूस्ट जूता आता है, वो आता है करीब करीब मान के चलिए, भगवान झूठ ना बोला, 20,000 के आसपास का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो इनको तो मैं दूंगा वो वाला जूता 20,000 वाला। ठीक है, और ये जो नए फ्रेशर थे, अभी इन पर मैं दाव नहीं खेल सकता हूं ज्यादा बड़ा, क्योंकि ये फ्रेशर है, चलो अनुभव आने दो, एक्सपीरियंस आने दो। तो इनको मैं जूते दूंगा थोड़ा कम रेंज वाले, इनको जूते दूंगा मैं 5,000 रुपए वाले ही जूते देकर चलूंगा। तो यानी कि जो अनुभवी थे उनको ज्यादा, सबसे बड़ी बात याद रखना, ये अनुभवी लोगों के लिए है, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, ये एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए है, और ये आपका फ्रेशर्स के लिए है। सारे पॉइंट अपने आप दिमाग में क्लिक कर जाएंगे। ठीक है जी, तो सिर्फ BCD ही एग्जेम्प्ट होगी, बाकी जो ड्यूटीज होंगी वो आपकी यहां पर पेबल हो जाएंगी, और स्टैंडर्ड आउटपुट नॉर्म्स के अनुसार दिया जाएगा। और अगर सियोन फिक्स नहीं है तो हम रिस्क नहीं ले सकते, फ्रेशर हैं हम, फिर इस स्कीम का बेनिफिट आपको नहीं देंगे। दिस स्कीम इज अवेलेबल ओनली विद रिस्पेक्ट टू दोज प्रोडक्ट्स वेयर
सियोन हैज बीन प्रीफिक्स्ड। अब इन दोनों स्कीम में अगर हम अंतर करना देखें तो क्या अंतर कर सकते हैं? तो पहली बात तो यही है कि ये एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए है और ये जो फ्रेशर है उनके लिए है। ये प्री एक्सपोर्ट बेनिफिट है, ये पोस्ट एक्सपोर्ट बेनिफिट है। एक्सपोर्ट मतलब लाइक जिम जाना। यहां पर 15% का ये टारगेट रखा गया 15% का कि 15 दिन चले गए तो मैं मान लूंगा कि ठीक है, इनको कम से कम 20 दिन जाना पड़ेगा, 20 डेज जाना पड़ेगा क्योंकि ये फ्रेशर थे, तब मैं मानूंगा कि हाँ आप जा सकते हो। यहां पर सारे के सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। 20,000 का जूता मिलेगा और यहां पर सिर्फ एक ही मिलेगा। सियोन है नहीं है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके लिए सियोन है तभी चलेगा। ट्रांसफरेबल ये नहीं है, आप जूते किसी और को नहीं दे सकते हो, अपने पास ही रखोगे। लेकिन ये चूंकि फ्रेशर थे, हो सकता है घर ही बैठ जाए, आगे जाए ही ना, तो जूते का क्या करेगा, ट्रांसफरेबल है। टाइम पीरियड यहां पर बता रखा है 12 महीने और 18 महीने, ऐसे यहां पर 12 महीने 12 महीने, और उस सेकंड पॉइंट पर जो ऑथराइजेशन थी उसके लिए 12 महीने और 6 महीने। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए ये अलाउ है, लेकिन ये उनके लिए अलाउ नहीं है। DFIA जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए अलाउ नहीं है, वो सिर्फ उनके लिए यही वाली स्कीम अलाउ की जाती है। इस प्रकार से ये हमारी बात यहां पर हो जाती है। आई होप कि हम इसे अच्छे से कर पा रहे हैं, जो मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, हम अच्छे से बातों को समझ पा रहे हैं और रिकॉल कर पा रहे हैं, और मैं भी इसे तसल्ली से करा रहा हूं, मुझे भी कोई ज्यादा जल्दबाजी हो नहीं रही है। आगे बात करते हैं EPCG को लेकर, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, कि हमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कैपिटल गुड्स को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की बातें यहां पर करी जा रही हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। कि साहब चला तो जाऊंगा जिम चला तो जाऊंगा, लेकिन जाने के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं है, कैपिटल गुड्स चाहिए मुझे, मोटरसाइकिल दिलवा दो, कार दिलवा दो, जो भी है एक व्हीकल दिलवा दो। आपकी डिमांड आई, चला तो जाऊंगा लेकिन कैसे जाऊं, समस्या है। हमने कहा चलो ठीक है, ये भी करवाते हैं। और इसके लिए मैंने कहा ठीक है, जो भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी मैं आपको दूंगा, कैसे, चलो 4 व्हीलर देते हैं। तो 4 व्हीलर कौन सा लोगे, यहां महिंद्रा की थार लोगे या फिर जर्मनी की ऑडी लोगे? दोनों मेरे पास में है, आप बता दीजिए जो से चाहिए आपको, वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन घर से निकलिए बाहर, आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है जी। तो बोले कि ठीक है भाई, आप ये डोमेस्टिक यानी कि देसी, यानी कि डोमेस्टिक होगी आपकी ये थार, और ये हो गई आपकी यहां पर ऑडी। देसी या विदेशी कैसी भी मशीनरी आप ला सकते हैं, किस किस, इंक्लूडिंग कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर, स्पेयर, मोल्ड, टाइज वगैरह वगैरह, ये सब आप ला सकते हैं। कैटलिस्ट वगैरह, कैटलिस्ट होता है लाइक आपके जो कंज्यूमेबल्स होते हैं बेसिकली एक तरह से, बट नॉट इंक्लूडिंग सेकंड हैंड। आपको पुरानी कार नहीं चाहिए, मैं नई ला के दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है जी। एंड जेनसेट वगैरह या जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये बेसिकली सेकेंडरी मैनर पे इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मशीनरी होती है वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रही है, हाँ जी, लेकिन जो जनरेटर वगैरह होते हैं ये बैक एंड पर यूज किए जाते हैं फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट विल बी यूज्ड इन द फैक्ट्री। ठीक है, तो वो शामिल यहां पर नहीं है। किस फॉर्म में आपके पास में आएगा, देखिए गाड़ियां जो होती हैं या तो असेंबल्ड फॉर्म में भी आती हैं, कुछ गाड़ियों की असेंबली विदेशी गाड़ियां लेकिन असेंबली इंडिया में आकर होती है, तो अनअसेंबल्ड फॉर्म में आती हैं, CKD SKD, है ना, तो वैसे करके। और फॉर प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी या ड्यूरिंग द प्रोडक्शन या आफ्टर प्रोडक्शन, यानी कि जैसे अगर मान लीजिए प्रोडक्शन की स्टेज होती हैं ऐसे ऐसे करके, प्रोडक्शन से पहले, ड्यूरिंग या बाद में, किसी भी स्टेज पर इस्तेमाल करने वाली हो, किसी भी फॉर्म में ले आइए और कहीं से भी ले आइए, इंडिया हो या USA से हो, थार हो या कोई और दूसरी गाड़ी हो, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपकी जो ड्यूटीज बनती हैं उनको यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर देंगे। GST से भी कनेक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी लिखा हुआ है कि अगर कोई, हालांकि ऐसा कोई कैपिटल गुड्स बचा नहीं है अब कि जिसमें एक्साइज ड्यूटी की बात की जाए, बट दिस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाज फ्रेम्ड इन 2015 दैट एट दैट टाइम एक्साइज ड्यूटी वाज देयर। सो कंडीशन फॉर एग्जाम्पशन क्या है कि एक्चुअल यूजर कंडीशन टिल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज फुलफिल्ड। जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं हो जाए तब तक आप कार को इधर उधर नहीं करेंगे, किसी और को नहीं देंगे, आप खुद के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको लिए दिए और आप कहीं और लगा दें भाई, उससे तो गलत हो जाएगा ना। तो ठीक है जी। और एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन EO जनरल और स्पेसिफिक आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। अब यहां ये दोनों फुलफिल करने का मीनिंग क्या है, यहां एक्सपोर्टर कह रहा था कि साहब मुझे ये कैपिटल गुड्स दिलवा दो बिना ड्यूटी पेमेंट के, मैं आग लगा दूंगा आग। अब वो आग कितनी लगा पाएगा
तो देखिए जो वो पहले से अपना एक्सपोर्ट कर रहा था, जो उसका टर्नओवर आ रहा था, तो पिछले 3 सालों में देखिए उसका 3 सालों का एवरेज कितना आ रहा, मान लो 10 है, यहाँ 11 था और यहाँ 12 था, तो उसका जो एवरेज निकल के आ जाएगा साहब, वो एवरेज आ जाएगा 11 करोड़ मान लेते, 11 करोड़ आएगा। तो ये कर ही रहा था, इवन इसके पास ये जो नया कैपिटल गुड्स मांग रहा है उससे पहले ये तो कर ही रहा था, और यहां पर आने के बाद, नई मशीन आने के बाद इसका टर्नओवर हो गया 14। तो बताइए नई मशीन का कंट्रीब्यूशन कितना रहा, सिर्फ 3 करोड़। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। जैसे आज मान लीजिए आप पढ़ाई कर पाते हो 8 घंटे, लेकिन मैं आपको मेंटली और फिजिकली फिट बनाकर ऐसा कर दिया कि अब आप पढ़ाई कर पा रहे हो 11 आवर, तो आपको जो एफिशिएंसी में 3 घंटे और बढ़ा दी, यही तो एक्सरसाइज का बेनिफिट मिला ना। यस सर, तो यही यहां पे कह रहे हैं सॉरी, कि आपका जो था वो तो आप फुलफिल करो, उसके ओवर एंड अबव आपको जितनी ड्यूटी हमने सेव करवाई है ना, उसकी 6 गुने वैल्यू का एक्सपोर्ट टर्नओवर आपको और देना है अगले 6 सालों में। 6 ईयर में ड्यूटी सेव का 6 गुना आपको हमें देना है। अगर डोमेस्टिक गुड्स रहा था तो ड्यूटी सेव का 4.5, यहां टारगेट थोड़ा कम रखा है बिकॉज थार है, थार और ऑडी में अंतर तो होता ही है, ऑडी तेज भाग जाती है, थार थोड़ी कम चलती है, तो यहां पर टारगेट सॉरी छोटा रखा है कि जो भी आपकी ड्यूटी सेव्ड है उसका 4.5 टाइम्स 6 साल में आप पूरा करोगे तो बात बन जाएगी। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि वाइल कैलकुलेटिंग एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, मतलब जो एक्सपोर्ट का टारगेट हमने दिया है, ओनली एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज अंडर ईपीसीजी सॉरी शैल बी टेकन मैं पानी पीता हूं जरा। हाँ जी, तो सिर्फ उसी को यहां पर ध्यान में रखा जाएगा। एंड शिपमेंट अंडर AAS और DFIA शैल ऑल्सो भी इंक्लूडेड। अगर आपने ये स्कीम भी ले रखी थी और देन एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस एक्सपोर्ट को भी हम यहां के लिए अपना काउंट करके चलेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर फास्ट मूविंग कंपनीज, फास्ट मूविंग क्या होती हैं, एक छोटी सी बात बताइएगा, आपको ये 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी थी और समय दिया था मैंने आपके लिए 60 मिनट्स, 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय दिया था, ठीक। अगर आपने ये 75% डिस्टेंस, 75 कितना हुआ यहां पर 7.5 किलोमीटर मात्र 30 मिनट में पूरा कर लिया, अगर आप इतने तेज दौड़े कि आपने 75% टारगेट अपना आधे समय में पूरा कर लिया है, तो क्या ये मैं प्रेज्यूम कर सकता हूं कि ये 25% जो टारगेट है आप अगले 30 मिनट में पूरा कर लोगे? जब 7.5 किलोमीटर 30 मिनट में पूरा कर सकता हूं, तो क्या अगला 2.5 किलोमीटर 30 मिनट में नहीं कर पाऊंगा? वी कैन रीजनेबली प्रेज्यूम दिस कि यस पूरा हो जाएगा। तो हम तो यही मान गए कि भाई बस रहने दो, रुलाओगे क्या? आपने जैसे आधे समय में 75% टारगेट पूरा किया, तो हम यहीं पर मान लेंगे कि आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। ये है फास्ट मूविंग कंपनीज, तो इतना ही काफी होगा ऐसे करके कि 75% ऑफ स्पेसिफिक मतलब जो एडिशनल था आपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का 3 साल में पूरा कर लिया तो बात बन जाएगी। इसको यहां पर करना 2021 को 2022, ये हर बार बढ़ता चला जाता है कि जो भी आपके IGST और ये जो कॉम्पनसेशन सेस हैं इनको हम एग्जेम्प्ट रख के चलेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर, कहीं से किस प्रकार की बात की जा रही हो तब भी। तो ये थी आपकी प्री इंसेंटिव स्कीम AAS, DFIA और EPCG, करेक्ट? यस सर। आगे क्या, आगे आती है यहां पर रोड टैप। रोड टैप का मतलब हो गया लाइक आपकी जैसे वो ना पोस्ट इंसेंटिव, कि मैंने आपको रास्ता साफ किया, गाड़ी दी, जूते दिए, है ना, सस्ते या महंगे वो डिपेंड करता है कि आपको कौन से के लिए क्वालिफाई कर गए थे आप। रास्ता साफ किया, जिम का रास्ता दिखाया, लाइटें वाइटें जलवाई रास्ते में, है ना, सब कुछ व्यवस्था बना दी मैंने। अब आप जिम होकर आओगे, पसीने से लथपथ आप मेरे पास में आते कि सर हम कराए। आपने टारगेट अचीव कर लिया है, उस दिन मैं बहुत बहुत खुश होऊंगा कि यस आप टारगेट अचीव कर चुके हैं। टारगेट अचीव करने के बाद में मैं आपको यहां पर बेनिफिट दूंगा। पहले यह बेनिफिट दिया जाता था
मी इस के नाम से बोलते थे। मी इस एक प्रकार से कूपन दूंगा मैं आपको, कूपन। लाइक मैंने आपको हल्दीराम का कूपन दे दिया कि चलो ठीक है, एक हफ्ते में एक दिन तो चीट डे आएगा ही आएगा, आप जो मर्जी खा सकते हो, जो आपका मन कर रहा हो, इच्छाओं को ज़्यादा दबाना भी ठीक नहीं होता है। तो मैंने आपको कूपन दे दिया, जाओ हल्दीराम और जो मर्जी खा के आओ आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। या प्रोटीन शेक ले लो उससे अपने लिए। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम यहां पर कही जाती थी कि गुड्स को अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको ये कूपन मिलेगा। लेकिन इसमें एक बवाल हुआ, कस्टम्स के अंदर आपका ये WTO बड़ा एक रोल अदा करता है ना? यस सर। तो WTO वालों ने कहा कि यार ये जो इंडिया वाले हैं ना, ये इनडायरेक्ट तरीके से अनड्यू एडवांटेज दे रहे हैं अपने इस एक्सपोर्टर को, जिससे कि ये बाहरी जो कंट्रीज हैं उनमें डेंट दे रहे हैं यहां के एक्सपोर्टर्स। तो ये गलत है, अनएथिक्सकली ये अपना काम कर रहे हैं। तो बात WTO तक पहुंची, WTO से अपीलेट फोरम में पहुंची, उन्होंने कहा कि भाई गलत कर रहे हो। हालांकि हमने उसके WTO के डिसीजन के अगेंस्ट अपील कर रखी, मामला पेंडिंग है, पर ये तो हमें पता है कि बात तो ठीक है उनकी। तो हमने क्या किया कि उस पर तो मीस पर तो केस चल रहा है WTO के अपीलेट फोरम में, और इधर हमने उसको तो होल्ड पे, वो तो मीस तो इस इन बिटवीन हमने रोड टैप जारी कर दिया। पता है क्या है कि हमें, जैसे इंटरनेशनल प्रिंसिपल है, एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस। तो जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे कनेक्टेड कोई भी किसी प्रकार का टैक्स का लोड अगर हमारी इस कंट्री का आया है तो उनका रिफंड तो जायज है, जेन्युइन है, अलाउड है। लेकिन इसके ओवर एंड अबव फालतू की चीजों का कोई किसी प्रकार का रिफंड यहां से नहीं चलेगा। ओके सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने क्या किया कि देखो साहब, हम करेंगे वही जो हम चाहते हैं, लेकिन तरीका बदल दिया कि सब हमारे इंडिया के अंदर ना कुछ टैक्स ऐसे भी थे, WTO से कहा कि हमारे इंडिया के अंदर कुछ टैक्स ऐसे भी हैं जिनका हम रिफंड दे ही नहीं पाते। कि अगर प्रोडक्ट हमारा बना है फैक्ट्री में, तो उस फैक्ट्री में इसको बनाने में जो लाइट लगी है, इलेक्ट्रिसिटी लगी है, उस इलेक्ट्रिसिटी पर हमने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज करी थी, जिसका रिफंड हमने इस बेचारे को नहीं दिया है। हमने मंडी टैक्स चार्ज किया था, जिसका बेनिफिट हमने इस बेचारे को नहीं दिया। ऑक्ट्रोई, चुन्नू मुन्नू टाइप के ढेरों टैक्स के नाम गिनवा दिए। कह रहे इन सभी के नाम पर इकट्ठा हम इनको एक रिफंड देना चाहते हैं, एक बेनिफिट देना चाहते हैं, और उसी बेनिफिट को नाम दे दिया रोड टैप के नाम से। रेमिशन, एक ही हटा देना, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। वो सारी कहानी हिस्ट्री मैंने आपकी यहां पर लिखी हुई है, और उसके बाद में उसके थ्रू ये अपना बेनिफिट पास ऑन कर दिया। यानी जो मीज था वैसा ही है लगभग, पर थोड़ा सा अंतर है। अंतर कहां पर आता है? स्कीम जो थी एडिशनल इंसेंटिव दिए जाते थे अपार्ट फ्रॉम द रिफंड ऑफ टैक्सेस। अब ये क्या है, जो आपके रिफंड ऑफ टैक्स पहले बनते थे वो तो है ही हैं। अब यहां पर आकर इन्होंने क्या किया है कि जो टैक्सेस पहले उनका रिफंड नहीं मिलता था, उनके नाम पर अब सरकार ने यहां पर रिफंड देना शुरू कर दिया है। WTO कंप्लायंस में ये नहीं आता था, लेकिन ये WTO के कंप्लायंस जो नीतियां बनी हुई हैं उनके तहत ही आता है। इंसेंटिव इतने दिए जाते थे, लेकिन यहां पर परसेंटेज थोड़ी सी कम रह गई, बिकॉज टैक्स छोटे मोटे बहुत ज्यादा नहीं थे। एंड मोड ऑफ इशुएंस ये स्क्रिप्ट के फॉर्म में दिया जाता था, दैट कैन बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज। बट ये जो आपका रोड टैप दिया जाएगा, ये जो रिफंड के तौर पे मिलेगा, और हम जानते हैं कि हमारे जो भी रिफंड्स आते हैं कस्टम से, वो अब कैश में नहीं मिलते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे GST के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है, कैश लेजर होता है, उसी पैटर्न पर कस्टम वाले भी अपडेट हो गए हैं। एक वहां क्रेडिट लेजर और एक कैश लेजर भी होता है। कैश लेजर वॉलेट की तरह है, पैसे डालो पेमेंट कर दीजिए। क्रेडिट लेजर में, GST के क्रेडिट लेजर में तो ITC का क्रेडिट होता है, लेकिन इनके क्रेडिट लेजर में कौन सा क्रेडिट आएगा? इनका क्रेडिट हुआ था कि जो भी आपके रिफंड्स डिपार्टमेंट से बनते हैं, तो रिफंड वाला जो पैसा है वो आपका यहां पर क्रेडिट कर दिया जाता है इस क्रेडिट लेजर के अंदर, दैट कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटीज, राइट। उसके बाद आती है आपकी CIS, है ना। तो ये मान के चलिए, ये जो बेनिफिट दिया गया ये बॉयज को दिया गया, जो बॉयज आए हैं और भाई साहब बड़ी मेहनत करके आए थे। अब नंबर आता है यहां पर गर्ल्स का, कि वो भी बहुत मेहनत करके आए हैं, उनको मैंने रास्ता दिखाया, जिम भेजा, आप जाओ, है ना, खूब नाम रोशन करो आप, है ना, शूज दिए, सारे काम किए। अब
अब वक्त आ गया है कि वो जो मेहनत करके आए हैं, जिनमें पसीने बहा कर आए हैं, अब उनके इस मेहनत को रिवॉर्ड देना। तो उनके लिए स्कीम लेकर आए सी इस सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो ये जो कूपन है एक प्रकार से, सर इस पे डब्ल्यूटीओ का चक्कर नहीं पड़ा, नहीं, डब्ल्यूटीओ कस्टम्स में आता है और कस्टम्स गुड्स की बात करता है, ये सर्विस सेक्टर है, यहां डब्ल्यूटीओ बीच में नहीं आ सकता है, ठीक है जी। तो यहां पर सबसे पहली बात है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है इसको पाने के लिए, स्कीम को पाने के लिए। आप इंडिविजुअल हैं, हाँ, तो $10,000 आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एनएफई रहा हो। मैं आपको ये कूपन तब दूंगा जब पिछले साल में आपने कुछ थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज कर रखी हो, दौड़ भाग कर रखी हो, मतलब हाँ, बेस्ड ऑन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो फ्रेशर के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये स्कीम, ध्यान दीजिएगा। ओके, क्या करें बताओ, हम क्या कर सकते हैं बताइए। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने $10,000 की कमाई कर रखी थी अपने सर्विस की वजह से, तो आपको मिलेगा। अदरवाइज मतलब लाइक पार्टनरशिप फर्म है, मतलब ग्रुप बना रखा है आपने, ग्रुप में काम करते हैं, या कंपनी है, तो इंडिविजुअल गर्ल है तो फिर ठीक है, ग्रुप में है, पूरा एक गैंग है अपना, तो फिर उस गैंग के द्वारा कमाई $15,000 की कम से कम होनी चाहिए, तो ही आपको ये स्क्रिप्ट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी। और ध्यान दीजिए, बड़ी बात यह है कि यहां पर ये जो कमाई है कैसे निकालते हैं, कमाई निकालते हैं ऐसे कि ग्रॉस फॉरेन करेंसी आपकी जो कमाई वो, और इसमें से आप उसको कमाने में जो आपने फॉरेन करेंसी गंवा दी है, खर्च कर दी है, उसे माइनस कर दीजिए, नेट फॉरेन करेंसी आपकी कमाई यहां पर आ जाएगी। रेट वगैरह याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि किस रेट से आपको स्क्रिप्ट दी जाएगी, वैसे रेट्स आपके एफओबी पे काउंट किए जाते हैं। एफओबी अगर मान लीजिए आपके $100 की है तो उसका 5% यानी कि $5 का आपको यहां पर स्क्रिप्ट दे दिया जाएगा, दैट कैन बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ आपकी कस्टम ड्यूटीज का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है जी। आपका ये जो है, ये हम जो बात कर रहे हैं, ये सर्विस कंसीडरेशन होना चाहिए, इतना सर्विस का कंसीडरेशन नेट में। अगर आपने कोई लोन शोन लिया है बाहर से, या आपने भी कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किया था उसका पैसा आया है, उसकी बात हम बिल्कुल भी नहीं करके चलेंगे ना। सर्विस की अर्निंग्स आपकी नेट ये हैं तो ही हम बात करके चलेंगे, लेकिन 3 सेक्टर वालों को नहीं मिलेगा। मतलब अब देखिए, ये जो सी इस वाली स्कीम है ना, ये थोड़ी सी ना टिपिकल बना रखी है कि 3 सेक्टर को नहीं मिलेगी, पास्ट में कुछ अनुभव रहा हो तो ही ये यहाँ पर हम देकर चलेंगे, ये टारगेट आपके रहे हों तो ही बात की जा सकती है। और बड़ी बात यह है कि आप इस स्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर सकते हो 18 मंथ तक, एंड इट इज ट्रांसफरेबल। हल्दीराम का मैंने कूपन आपको दे दिया है, तो वो कूपन जो गर्ल्स से सुन लीजिए, वो जो कूपन है ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आप ही के नाम से है, वो एक जनरल कूपन है। आप उसे अपने किसी दोस्त को देना चाहें, किसी फैमिली मेंबर्स को देना चाहें तो आप दे सकते हैं, वो उसको वहां पर रिडीम करा सकता है। तो एक स्पेसिफिक नहीं होता, इन जनरल कूपन ये हो सकता है। इट इज ट्रांसफरेबल एंड रिमेन वैलिड फॉर 18 मंथ्स। इज इट ओके? यस सर। और कोनो दिक्कत वाली बात सर जी यहाँ पर नहीं है। बहुत ही बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया साहब, बहुत बहुत बढ़िया। ओके जी, ठीक है, ऐसे करके हो गया। तो ये अब बात आती है स्टेटस होल्डर की। अब तक तो ये वो थे कि जो एवरी टाइम आपको मैं दे रहा था, आप जिम गए, लौट के मेहनत करके मेरे पास में आए कि गुरुजी हम आ गए, तो मैं आपको ये स्क्रिप्ट वगैरह दिया था, ये सब करता था। अब वक्त आ चला है कि इसको सेलिब्रेट करने का, जब साल 6 महीने 4 महीने में आप अपने टारगेट्स अचीव कर लेंगे। जो आपको दिया गया था कि आपका वेट 5 किलो कम होना चाहिए था, आपको 10 किलो कम करना है, आपको ये जो पेटी है ये आपको कम करनी है, लाइक 34 पे लेके आनी है, 40 हो रखी है ये। तो ऐसे करके ना अलग अलग टारगेट्स सबको दिए गए कि आपको अपने बॉडी को शेप में लेकर आना है, वैसे करके। तो जब टारगेट फुलफिल कर लोगे तो एक बड़ा सा फंक्शन मैं करूंगा, सबको बुलाऊंगा, वहां पर आकर स्टेज पर खड़े होकर उनको मैं अपने हाथों से उनके कांधे पर स्टार लगाऊंगा। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। जो सीनियर वाले होंगे उनको 5 स्टार तक लगेंगे, जो नए नए जूनियर आ रहे होंगे उनको सिंगल स्टार लगाया जाएगा। ठीक है जी, यस सर। तो डिपेंड करता है कि आप कितना आपकी परफॉर्मेंस रही है। आपने देखा होगा जो पहलवान लड़ते हैं अखाड़े में, तो शुरू में छोटे छोटे पहलवान आते हैं और इनाम होता है 1 केला उसके बाद फिर होता है अगला इनाम होता है 51 रुपए की कुश्ती होती है, फिर 1000 की कुश्ती होती है, फिर आखिरी कुश्ती होती है 1 लाख रुपए की होती है ना। तो डिपेंड करता है कि पहलवान कितने बड़े हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर स्टार्स आपको दिए जाएंगे। स्टार के लिए क्या है कि आपने
करंट फाइनेंशियल ईयर में और पिछले 3 सालों को मिलाकर अगर आपने ये टारगेट अचीव कर लिया है, ये वाला ये किया है तो आपको 1 स्टार लगेगा, ये कर लिया तो आपको 2, ये कर लिया है 3, ये 4 और ये कर लिया तो आपने 5। 325 100 500 2000 325 100 500 ऐसे याद रखना, दो स्लॉट में 325 100 500 2000। अब सर इसका मतलब वैसे कितना हो गया, क्योंकि इंडियन रुपीज में तक कन्वर्ट नहीं कर लेते तो हमें चैन नहीं पड़ता, तो मैंने 60 का मान लिया रेट ऑफ एक्सचेंज, हालांकि तो कहीं और ज्यादा चल रहा है, लेकिन 60 का मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। 18 करोड़ 150 करोड़ 600 ये वो, आपको ये याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखनी है जो मिलियन डॉलर में आपकी रखी है, 3 मिलियन डॉलर 25 मिलियन डॉलर वैसे करके, ठीक है जी। तो इंडियन रुपीज में बात करें तो मोटा मोटी इतने के अमाउंट के बराबर का आपका ये है। तो अगर आपने इतने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं तो आपको स्टार मिलेंगे, और स्टार मिलने के बाद में फिर आप कमांडो बन जाएंगे साहब, फिर आपकी चलनी फिरनी शुरू हो जाएगी, आपको ढेरों बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस नेसेसरी फॉर एटलीस्ट 2 ईयर आउट ऑफ 3 ईयर, इससे पता लगता है कि आप कितने रेगुलर रहे थे। वेट कम करना है लेकिन रेगुलर भी आपको देखा जाएगा, आपकी अटेंडेंस क्या रही थी वो भी चेक किया जाएगा, ठीक है जी, ओके। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो होगी वो आपकी नॉन ट्रांसफरेबल होगी, होता ही नहीं है। अगर थोड़ा हो जाएगी, जैसे मान लीजिए इसको टारगेट मिला था 5 किलो वजन कम करने का, दूसरे को मिला था 5 किलो वजन कम करने का, अब दूसरा तो वहीं के वहीं है लेकिन पहले वाले ने 10 किलो कम कर दिया, तो बोलेगा कि साहब मेरा 10 किलो कम हुआ है तो 5 किलो इसका कम मान लो, ये क्या तरीका है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वही कह रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, जो टर्नओवर है आपका, वो ट्रांसफरेबल नहीं होगा। ऑथोराइजेशन, अब बेनिफिट्स क्या होंगे, ऑथोराइजेशन ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस, कस्टम्स के अंदर आपको ढेरों तरह की ऑथराइजेशंस की आवश्यकता होती है और वो जनरली दी जाती है डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड के द्वारा। तो वैसी वाली जो ऑथराइजेशंस आपकी होंगी वो ना साहब आपको खुद ही सिग्नेचर मार देना, हो गई ऑथराइजेशन, ठीक है, स्टार होल्डर हो भाई आप, अब तो सितारे लग गए हैं आपके कांधे पर वैसे करके। सियोन फिक्स करने के लिए नॉट अवेलेबल फॉर एनी प्रोडक्ट ऑन प्रायोरिटी बेसिस, मैक्सिमम 60 डेज के अंदर अंदर। अब देखो ना, जब कोई व्यक्ति खिलाड़ी होता है और जीत कराता, नीरज चोपड़ा, मतलब अलग ही सीन बन जाता है ना। आपको हर जगह आपको विशेष अधिकार मिल जाते हैं, नहीं होटल में भी जाओगे तो होटल वाला भी आपसे पैसे चार्ज नहीं करता, जहाज वाले आपसे पैसे चार्ज नहीं करते हैं, मौज आ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो यहां प्रायोरिटी बेस पर होगा। तो ऐसे मान के चलो जैसे आप एक खिलाड़ी की ड्रेस में घूम रहे हो और मेडल आपके गले में पड़ा हुआ है, जहां जा रहे हो भाई साहब सब मौज ही मौज हो रही है। एग्जाम्पशन फ्रॉम बैंक गारंटी वारंटी, आपको कुछ नहीं देना, कहीं जैसे जरूरत पड़ती है बैंक गारंटी देने की। एलिजिबल फॉर अक्रेडिटेड क्लाइंट प्रोग्राम, एक एसीपी होता है, लेकिन एसीपी वाला जो प्रोग्राम है ये आपका बन जाता है 3 स्टार या अबव है। 3 स्टार वैसे पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के पास होते हैं 3 स्टार, तो अगर आप वो बन गए हैं तो फिर तो भाई साहब आप एसीपी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक मान के चलिए प्रीमियम क्लाइंटेज एंड परमिशन टू एस्टैब्लिश प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस, आप खुद के वेयर हाउस बना सकते हैं, आपको किसी से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये उनके लिए है जो एसआई हैं, मतलब सब इंस्पेक्टर हैं, मतलब जिनके कांधे पर कम से कम 2 या अधिक स्टार लगे हुए हैं, तो ये वेयर हाउसिंग की सुविधा मिल गई। और 3 या उससे अधिक हैं तो एसीपी कैटेगरी के अंदर आप आ जाते हैं। तो मैं आपको ये स्टार दूंगा, ऐसे करके है। आगे बात करते हैं सैंपल एक्सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, हम कितना यहां पर कर सकते हैं वैसे करके। तो सैंपल में क्या होता है कि सैंपल गया मतलब उसके बदले हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, रिटर्न में कुछ भी आने वाला नहीं होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा नुकसान ही हमारे भारत का नुकसान होता है। तो यहां पर बोलते हैं कि साहब 2% आपके पिछले 3 ईयर्स के अंदर जो भी आपके एक्सपोर्ट रियलाइजेशन आपने कमाई है उसका एवरेज निकालिए। अगर मान लीजिए आपका $100 आता है तो उसका 2% $2 तक आप एक्सपोर्ट सैंपल के तौर पे दे सकते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर एक सीलिंग और लगाइए 1 करोड़ की, कि 2% और 1 करोड़ विच एवर इज लोअर, यानी कि मैक्स टू मैक्स आप यहां पर 1 CR तक का सैंपल अपना दे सकते हो, वैसी वाली बात बोलती जाती है। कुछ बात ध्यान में रखनी है, कुछ बात यहां पर ध्यान में रख के चलनी है आपको। स्टार के लिए क्या बोलते हैं, फॉर ग्रांटिंग 1 स्टार स्टेटस डबल वेटेज शेल बी काउंट, मतलब डबल वेटेज वहां पर ली जाएगी। 1 स्टार, पहला स्टार जब लगने वाला होगा तो थोड़ा सा मैं भी वहां पर आपको मोटिवेट कर रहा हूं, क्योंकि एक बार जब कोई काम शुरू हो जाता है तो फिर वो बढ़ता जाता है। फाउंडेशन क्लियर कर लिया तो इंटर और फाइनल को क्वालिफाई करने की मोटिवेशन बहुत बढ़ जाती है, लेकिन जब तक फाउंडेशन ही क्वालिफाई नहीं हो रहा तो आगे आपका मोटिवेशन नहीं आती है।
तो पहला स्टार मैं खुद लगाना चाहता हूं जल्द से जल्द। उसके लिए क्या होगा कि अगर आपने अपना टारगेट आधा भी कर लिया, मैं उसे पूरा मान लूंगा। मतलब ऐसे करके, जैसे मान लीजिए आपने अपने भगवान से, बांके बिहारी से मिलने का अगर आपने मान लीजिए मन बना लिया है, तो वो कहते एक कदम तू चल, एक कदम मैं चल के आ जाऊंगा। तो चल तो सही, एक कदम तू चल, एक कदम मैं चल के आ जाऊंगा, और वहीं बीच में हमारी तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। ऐसे बोलते हैं बांके बिहारी। तो एमएसएमई जो छोटे लेवल के हैं, लेकिन दिख रही कि भाई ऐसे करके हैं, तो अगर मान लीजिए जैसे मेरा $3 मिलियन होता है पहला स्टार लगाने के लिए, $3 मिलियन होता है, तो आप अगर आपने 1.5 मिलियन भी कर लिया ना, तो मैं इसे डबल काउंट कर लूंगा, मैं इसे ही 3 मिलियन मान लूंगा, यानी आधे पर ही पूरा बेनिफिट यहां पर दे दिया जाएगा। एंटरप्राइजेस लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, पहाड़ी क्षेत्रों को प्रमोट करने के लिए, भाई तुमने आधा भी अचीव कर लिया ना, पूरा मान लेंगे। जैसे वहां पर लिमिट भी जीएसटी के अंदर थ्रेशोल्ड 10 लाख है, तो वहां का 10 लाख मैदानी एरिया के 20 लाख के बराबर होता है। तो ऐसे यहां पर 1.5 करते ही उसे 3 मान लिया जाएगा। यूनिट्स लोकेटेड इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन में है, या आईएसओ स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हो, तो कुछ करके गुजरोगे, तो यहां आपके आधे टर्नओवर को ही पूरा मान लिया जाएगा। दूसरा, अगर यहां पर मान लीजिए डीम्ड एक्सपोर्ट की बात की जा रही है, तो डीम्ड एक्सपोर्ट में तो आपका इंडियन रुपीस में ट्रांजैक्शन हो रही होगी, बट हमारे तो ये करेंसी यहां पर दे रखी है, तो इंडियन रुपीस को हमें डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर के, ईच फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल को जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा, वो वाला रेट ऑफ एक्सचेंज लेकर मल्टीप्लाई करके हम उसे डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन वी विल चेक कि फॉर विच स्टार यू आर एलिजिबल, आप कौन से के लिए यहां पर एलिजिबल हैं, और तमाम प्रकार के आपके जो बेनिफिट्स हैं वो एफओबी पर काउंट किए जाते हैं। तो ये थे आपके स्टार लगाकर दिए मैंने आपको यहां पर आकर, कि इस लेवल को अचीव करने के बाद, टारगेट्स अचीव करने के बाद आपके कांधे पर स्टार सजा दिए जाएंगे। मैंने बताया था हमारे जो बूस्ट करने वाली बात थी, अब देखिए मैंने सभी पॉइंट्स को यहां पर आपसे डिस्कस कर लिया है। ये जो हमारी बात यहां पर चल रही थी मेरा बच्चा, ये वाली कि ये रास्ता साफ किया, जूते ला के दिए, फिर ये सब बांट दिया मैंने आपके। अब देखते कि यार डिक्रीज द इंपोर्ट, डिक्रीज द इंपोर्ट मतलब ये कि मैंने आपको जिम तो भेज दिया है, लेकिन आपको खाने पीने पर कोई कंट्रोल नहीं है। किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर आपको सेहत बनानी है, सेहत को ठीक रखना है, तो सेहत बनती है किचन में। 70% आपकी सेहत में किचन का रोल होता है, और 30% आपके ये जिम का रोल होता है, किसी महापुरुष ने कहा है। मतलब क्या, कि मतलब आप जिम तो जा रहे हो, लेकिन भाई साहब वो आपका ब्रेड और मक्खन वो बंद नहीं है, आपका पिज्जा बंद नहीं हो रहा। तो यार तुम कितने भी कुछ करते रहो, वहां से तुम घटाते रहोगे, यहां से बढ़ाते रहोगे, बात वही चलती रहेगी। तो इसलिए आपको दोनों पॉइंट्स पर काम करना पड़ेगा, तभी सेहत में सुधार आएगा, है ना। बहुत लोग हैं, मान लीजिए जिम करने जा रहे हैं, और जिम करके आके भाई साहब सुट्टे लगा रहे हैं, सुट्टा बार चल रहा है, या जिम जाने से पहले सुट्टा लगा के जा रहे हैं कि एनर्जी आ जाएगी, उससे एनर्जी नहीं आती है, बल्कि और डाउन होती है। कुछ समय के लिए पंपिंग हो जाती है, फिर और नीचे आ जाती है। ठीक है, तो ऐसी गंदी गंदी चीजों का भी हाथ मत लगाइएगा, हम बता रहे हैं आपको। तो हमें ये काम करने पड़ेंगे। तो एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के साथ साथ जो कमा लिया है, वो कमाया हुआ हमारे हाथ से छूट ना जाए, इसलिए हमें ये काम तो करने ही पड़ेंगे। मेक इन इंडिया, ये वो, कॉस्ट कटिंग, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट एंड ऑल। एंड उसके बाद हमें इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट भी करना होगा। तो ये प्योर थ्योरेटिकल पॉइंट है। रेगुलेशन के लिए क्या है, चाहे इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, बीच में से एरो आ रहा था ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड के द्वारा दिया जाता है। उसकी वेबसाइट पर जाइए, ANF2A करके फॉर्म है, वहां जाइए। 250-500 रुपए की फीस लगती है, और ये जरूरी है। लेकिन कुछ कामों के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का होना जरूरी नहीं होता है, जैसे कि आप बैगेज के तौर पे काम कर रहे हैं या इंपोर्ट बाय पोस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर इसकी आवश्यकता नहीं होती है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऐसा नहीं, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, इट इज टाइड अप विद अदर लॉज, तो उनके साथ ये मिक्सअप है और सभी के साथ कोऑर्डिनेट करके चलता है। सॉफ्ट प्रोविजंस हैं पड़ोसी देशों के लिए हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर। यहां पर बता रखा है कि कौन कौन से गुड्स ऐसे हैं, वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जो कि फ्रीली एक्सपोर्टेबल हैं। कौन कौन से ऐसे हैं जो कि प्रोहिबिटेड है, याद नहीं रखना, मैंने इलस्ट्रेशन के तौर पे बता रखा है, बस मुझे ये पता होना चाहिए कि इट इज डिफाइंड बाय फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कि यार ऐसे ऐसे कैटेगरी में बांटा जाता है। रिस्ट्रिक्टेड आइटम कौन कौन से होते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स का क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, नॉर्मली फ्रीली अलाउड होते हैं, कोई ऑथराइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन
इनके लिए ऑथराइजेशन चाहिए होगी, जैसे लैपटॉप, जेरॉक्स मशीन, जेन सेट एंड सम अदर स्पेसिफाइड गुड्स। तो ये एक परमिशन के बाद ही यहां पर इंपोर्ट किए जा सकते हैं। पैसेंजर बैगेज हो गया, इंपोर्ट अंडर लीज फ्रीली अलाउड है। इंपोर्ट ऑफ सैंपल्स के बारे में बता रहे हैं कि सैंपल अप टू 3 लाख CIF कैन बी इंपोर्टेड बाई ऑल एक्सपोर्टर विदाउट ड्यूटी, और सैंपल्स ऑफ टी 2000 रुपीज CIF पर कंसाइनमेंट विल बी अलाउड विदाउट ऑथराइजेशन, है ना, ऐसे करके बोल दिया जाता है। एंड जी, ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू अगर हम बात करके चलें तो थ्रू पोस्ट और कुरियर वेयर custom clearance is sought as a gift private to saving so and so but not gift related to Rakhi will be exempted so and so. No duty shall be collected if the amount of duty leviable less than rupees 100. Further import of goods as gift will payment of full applicable duties permissible. बॉन्डेड वेयर हाउस का जो कॉन्सेप्ट कस्टम्स के अंदर आया है वो सभी आपका यहीं से निकल के आया है साहब, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। ऐसे बता रखा है, एक्सपोर्ट संबंधी बता रखा है कि भाई वही सारी चीजें, फ्रीली कौन सा, प्रोहिबिटेड कौन सा, और ये सब कौन सा। और आगे कॉन्सेप्ट आता है आपका यहां पर थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट का। हम जल ग्रहण कर लें? हाँ जी, कर लीजिए जी साहब। तो आगे बोलते हैं थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। क्या होता है थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट, मैं आपको बताता हूं यहां पर आकर। देखिए, ये USA के अंदर कस्टमर हमारा बैठा हुआ है, ये ट्रेडर आदमी है और ये एक मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर का कंसंट्रेशन मैन्युफैक्चरिंग पर होता है और ट्रेडर बाजार में घूमा फिरता है। ट्रेडर ने कि यहाँ से एक ऑर्डर प्रोक्योर करता है, नंबर 1। इन्होंने एक मैन्युफैक्चरर को बोला कि ठीक है आप बनाओ और बना के एक्सपोर्ट कर दो ऑन माई बिहाफ। इन्होंने बनाया और बनाकर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर दिया है। ऐसे में दोनों पार्टीज को बेनिफिट पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो मुख्य डॉक्यूमेंट है शिपिंग बिल, उसमें दोनों पार्टीज का नाम होना चाहिए। इट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट। दोनों पार्टीज का नाम होना चाहिए। अगर इसमें सिर्फ एक ही पार्टी का नाम आ रहा है तो फिर ये थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट काउंट नहीं किया जाएगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट शिपिंग बिल मस्ट कंटेन द नेम ऑफ बोथ द पार्टीज। हाउएवर रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट लाइक इनवॉइस एटसेट्रा जो आपके होते हैं या जो पैसा वैसा आएगा, क्योंकि तो इन दोनों का टाई अप था, बिलिंग इसके नाम पर होगी, पैसा इसके नाम पर आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट था आपका शिपिंग बिल, उसमें दोनों पार्टीज का नाम होना जरूरी है, तो यहां पर बेनिफिट दे दिया जाता है। वही बात आपकी यहां पर बता रखी है। कुछ मिसलिनियस बातें बताई गई हैं कि एक्सपोर्ट करते समय कोई किसी प्रकार का सीजर वीजर नहीं किया जाएगा। मतलब जब आप जिम जा रहे होंगे तो रास्ते में कोई भी पुलिस वाला आपकी गाड़ी को हाथ देकर आपको नहीं रोकेगा, आपको जिम के लिए लेट बिल्कुल भी नहीं करेगा नहीं करेगा, जब तक कि कोई सीरियस इरेगुलरिटी ना हो। और उसमें भी फिर वो मैक्सिमम 7 डेज के अंदर बताना पड़ेगा कि आप जा सकते हो आगे या नहीं जा सकते हो, लेकिन जो भी है वो सॉर्ट आउट फटाफट से किया जाएगा। एंड नॉन रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, रिटर्न एक्सपोर्ट बेनिफिट आपको वापस करने पड़ेंगे अगर आप अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए। भाई आपको टारगेट था आपके अपने हेल्थ को ठीक रखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपने उसका कबाड़ाई कर रखा, गए भी कोई फायदा नहीं हुआ, खाते रहे घर पे वही अपना पिज्जा बर्गर, तो कुछ बेनिफिट नहीं मिला था। जो मैंने आपको जूते दिए थे, जो कपड़े दिए थे, जितना भी सामान दिया था, सब का सब आपको वापस करना पड़ेगा क्योंकि आप इसके लायक नहीं हो। तो वैसी वाली बात यहां पर बोली जाती है। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये रिवीजन कैसा लगा। मालिक मैंने बिल्कुल आत्मा से कराया है, और ये जो जिम वाला एग्जाम्पल था ये पहले से प्लान्ड नहीं था, पढ़ाते पढ़ाते ही अपने आप पता नहीं कहां से दिमाग में आ गया और मुझे लगा कि ये अच्छा है, क्योंकि कुछ चीज आप भूल रहे होगे तो इस एग्जाम्पल के जरिए आपको चीजें रिकॉल पक्का हो जाएंगे। अदर प्रोविजंस हैं, डीम्ड एक्सपोर्ट का हो गया, 100 इसका हो गया, डीम्ड एक्सपोर्ट हम करने वाले हैं। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का हिस्सा नहीं होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका सीन अलग होता है। इसका अपना एक्ट बना हुआ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल्स 2006 बने हुए हैं। दुनिया ही अलग होती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इसका कोई जिक्र नहीं किया जाता है। और बाकी 100% EOU वगैरह जो ये थोड़े ज़्यादा आतुर रहते हैं, ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं फॉरेन करेंसी अर्न करने के लिए, तो उनकी बात की जाती है। डीम्ड एक्सपोर्ट को मैं ऐसे समझाता हूं कि जब आपकी रैंक आएगी तो आप तो हर जगह लाइमलाइट में होंगे ही होंगे, मैं भी आपका इंटरव्यू ले रहा हूँगा, न्यूज़पेपर में आपका नाम आ रहा होगा, लेकिन जो इस सफलता के असली हकदार हैं
आपके माता पिता, आपके भाई बहन जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, हर समय आपको चाय कॉफ़ी जब सब टाइम पे ला के दिया, कमरे में एसी लगवाया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने दिया, पल पल जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, और एक दिन की नहीं होती सफलता, बचपन से जो आपको इस प्रकार से नरिश किया कि आप इस लायक बन पाए कि आप रैंक लेकर आ पाए, तो उनको क्या अचीवमेंट में उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ 5% आप कर लो, 95% आपकी सपोर्ट होती है जो आप अपना रैंक लेकर आते हो। तो जो पीछे सपोर्टर लोग होते हैं, ये तो आगे भाई साहब 100% यू ये वो फलाना ढिमका ये करेंसी लेकर आते तो सब वाहवाही होती है, लेकिन इनके पीछे जो बैठे हुए हैं, ये लोग जो बैठे हुए हैं, इनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। तो यहां पर डीम्ड एक्सपोर्ट बोल दिया जाता है। यहां तक कि इनके भी पीछे जो बैठे हुए हैं उनको भी यहां पर डीम्ड एक्सपोर्ट बोला जाता है, और उसमें तमाम प्रकार के बेनिफिट्स दिए जाते हैं, क्योंकि ये भी एक्सपोर्ट में ही तो मददगार है, यहां तक पहुंचने के लिए ये भी मददगार रहे हैं। तो इनको भी पैरिटी मेंटेन करते हुए यहां पर भी हम बेनिफिट देकर चलते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, यू मे इग्नोर इट। एंड 100% यूएयू ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपनी फॉरेन करेंसी अर्न करने के लिए। तो ये एक माथे पर लगा हुआ एक तिलक होता है, टीका होता है कि यस जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। 100% यूएयू कह लीजिए। इसकी एक फॉर्म होती है एसटीपी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। एक होता है ईएचटीपी, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के नाम से इसको जाना जाता है। अब 100% यूएयू का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कहीं लिटरली पकड़ लो आपके यार जो भी ये बनाएंगे सारा का सारा एक्सपोर्ट ही करके चलेंगे, वैसा वाला कुछ भी यहां पर नहीं है। तो क्या है, इनका अपना डीटीआ यानी कि डीटीए डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के लिए भी अपना एक कोटा होता है। कितना तक कि अपने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ का अगर आपका कारोबार रहा था तो यहां डीटीए के अंदर आप 50 करोड़ तक का 50% यानी क्लियर कर सकते हो। लेकिन चक्कर क्या बना रखा है कि यहां पर जब ये क्लियर करते हैं ना यहां के लिए, तो इसको इंपोर्ट के इक्वल मान लिया जाता है, और जो कि कंपैरेटिवली महंगा पड़ता है। डीटी में जब ये क्लियर करते हैं तो महंगा पड़ता है, तो इनके पास कोई आएगा ही नहीं खरीदने के लिए। मॉडल कुछ ऐसा बना रखा है। तो कुछ जो जरूरी चीजें होती हैं लाइक जो बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो सकती या कुछ इस तरह का माल बन गया व्हाटएवर, तो वही ये डीटी में लाके खड़े करते हैं। हालांकि लिमिट अच्छी खासी, बट इसका इस्तेमाल पूरा हो नहीं पाता है टेक्निकली। एंड उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, वो यार ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, प्रमोट करना एक्सपोर्ट को, फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वही सारे हैं। प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले आपको देखना कि प्लांट मशीनरी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम 1 करोड़ रुपए का आपका होना चाहिए। अप्लाई करेंगे आप यूनिट अप्रूवल कमेटी को, यूएसी को अप्लाई करेंगे। वहां से फिर अप्रूवल मिलने के बाद में आपको जो बोर्ड है इनका, वहां से एक ऑथराइजेशन लेटर या अप्रूवल लेटर लेना होगा। उस लेटर को मिलने के बाद आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा विद इन 2 ईयर। हाउएवर इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 2 ईयर, बट तो कुल मिलाकर मैक्स टू मैक्स 4 ईयर के अंदर अंदर आपको अपना बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। ये जो 100% यूयू वगैरह होते हैं ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं बनाए जाते, इस चीज का ध्यान रखे चलिएगा। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इट्स नॉट फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ओके, यस सर। सर्विस सेक्टर के लिए अपने हो सकते हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हो सकते हैं। तो अगर ये बाहर से लेकर आते हैं, गुड्स वगैरह लेकर आए हैं मालिक, तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी की बात तो नहीं करी जाएगी। हाउएवर इंपोर्ट करने पर जीएसटी लगेगा, उसका क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन जो आपकी अदरवाइज इंपोर्ट ड्यूटीज हैं वो यहाँ पर नहीं लगाई जाती हैं। इंडिया से डोमेस्टिकली ही अपना परचेज करते हैं तो भी एक्साइज ड्यूटी वगैरह सब लगती है, और जीएसटी वगैरह है वो सब भी अपना लगाया जाता है। यानी कि इनवार्ड की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी एग्जाम्प्ट है, बाकी कुछ भी एग्जाम्पशन नहीं है। तो यहां हो गया आपका इनवार्ड साइड में ओनली इंपोर्ट ड्यूटी, बाकी सारे टैक्सेस आपके लगते हैं, ये ही एग्जाम्प्ट की जाती है। आउटवर्ड साइड में एक्सपोर्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कोई टैक्स नहीं आएगा, लेकिन डीटी को रिमूव करोगे तो इसे डीम्ड इंपोर्ट की तरह देखते हैं, और अकॉर्डिंगली यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट कर दी जाती है, जो कि महंगी पड़ती है दरअसल। क्योंकि अगर नॉर्मल केस में सिर्फ जीएसटी का लोड आता है, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी जब कैलकुलेट की जाती है तो उसमें इंपोर्ट ड्यूटी के साथ साथ आपका आईजीएसटी भी आ जाता है, तो प्रैक्टिकली ये महंगा पड़ता है। तो दैट्स वाई ये मजबूरी में ही डीटीए के लिए रिमूवल करके चलते हैं। इज इट ओके? तो ऐसी वाली बात टैक्सेशन को लेकर यहां पर आ जाती है मेरे बच्चा। एंड इनका जो एनएफई है कि ये नेट फॉरेन एक्सचेंज कितना कमा कर दे रहे हैं, इनका 5 साल का ब्लॉक लिया जाता है। ब्लॉक क्यों लेके चलते, देखिए धंधे का नियम होता है कि पहले साल में नुकसान होगा, दूसरे साल में ब्रेक इवन पे आएंगे, तीसरे साल से बेनिफिट्स होने शुरू होते हैं, मुनाफा होना शुरू होता है। तो पहले 5 साल तक का समय दिया जाता है, एग्रीगेट करके देखते हैं कि आपने कितना पाया और कितना आपने खोया और कितना आपने पाया।
तो आपका जो पॉजिटिव आना चाहिए कि आपने नेट हमें ये कमा के दिया है, बट किसी कारण से जैसे लाइक कोरोना आ गया या कोई और समस्या पैदा हो गई तो ये ब्लॉकेज आपका बढ़ाया जा सकता है। 5 साल की बजाय 7 साल कर सकते हैं। चलो 7 ईयर में देख लेंगे कि आपने क्या गंवाया है और क्या कमाया। अगर आपने गंवाया है उल्टा तो आपका 100% ईओयू रखने का स्टेटस का कोई फायदा नहीं है, ये तिलक मिटा दीजिएगा। और आपने कमाया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो नॉर्मली ये टारगेट अचीव हो ही जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। आगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 के जो मेन फोकस क्या था, वही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, डिजिटल इंडिया, स्पेशल इंसेंटिव, ये सब, ये तो नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम पर्पस, वैसे करके था। एंड उसके बाद ये आईसीआई के जो स्टडी मेटेरियल के क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, आप इनको यहां पर कर लीजिएगा। तो मैंने मेरी तरफ से इस चैप्टर को बहुत आसान बनाने का प्रयास किया है। तसल्ली से मैंने आपको पढ़ाया है और उतनी तसल्ली से आपने इसको पढ़ा होगा। क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और अलग से मैं क्या बोलूं कि आपको अपनी हेल्थ किस तरह से रख के चलिए, और आपको जूते चाहिए, आपको टी शर्ट चाहिए मुझसे, तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। लेकिन आपको इंडोर या आउटडोर घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आप अपनी बॉडी को 1 घंटा दोगे तो आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस 3 घंटे बढ़ जाएगी, हम बता रहे हैं, ये गारंटीड है, अनुभव से बता रहा हूं। कोई यूट्यूब की सुनी हुई वीडियो से नहीं बता रहा, न किताबों में पढ़ के बता रहा, अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। राधा रानी की कृपा आपके ऊपर यूं ही बरसती रहे और आप उस कृपा में इतने मग्न रहें। मेडिटेशन करते करते पता है कैसी कैसी फीलिंग आ जाती है, जब कर रहे होते हो ना तो लगता है कि यार तो इतना खुश क्यों है, कुछ ज्यादा ही नहीं हो रही खुशी, मतलब अंदर से व्यक्ति इतना मग्न हो जाता, इतना प्रफुल्लित हो जाता, आनंदमयी स्थिति में पहुंचता है कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव मतलब ये कि कोई नकारात्मक, कोई नेगेटिव आपके थॉट्स आए भी ना, हट नहीं मैं कर सकता हूं, यस मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मतलब अपने आप से कभी कमजोरी लाए ही ना अपने अंदर। ऑलवेज नहीं, क्यों नहीं कर सकता, व्हाई नॉट। जब कोई नेगेटिविटी आए ना सामने खड़े, हाँ क्यों नहीं कर सकता, बात करो उससे, क्यों नहीं कर सकता, कर सकता हूं मैं, यस। थैंक यू सो मच, बाय टाटा एंड ढेर सारा लव यू मेरा बच्चा। कस्टम कंप्लीट हुआ, जीएसटी की तैयारी करते हैं, ठीक है।